हम लोगों ने जब लास्ट ये था हमारा असेंबली का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में बोला गया कि ये कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना को ख़त्म कर रही है, उसके बाद में आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो ओपनली ये सब हो गया ना, ये कुछ छुप छुपा के हुआ नहीं। और अगर आप लोगों को जाके कुछ झूठी बातें बोलते हैं तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य बनेगा कि उनको बोले कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई लोगों के सामने लानी पड़ेगी। और मुझे इतना ही कहना है कि आज जो लोग जा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सबके बारे में आदर है, तो जो आज सब ये कर रहे हैं, जाके गलत गलत बातें कर रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जब बाला साहब के लड़कों को पद से निकाला गया, आपने ही 2.5 साल का फॉर्मूला रखा था, अगर 2.5 साल होते तो आपको भी वो पद छोड़ना पड़ता था, फिर आप बोलते क्या कि बाला साहब के लड़के को किसी ने निकाल दिया। ये बोलना गलत है। जब आप यूपी में आते हैं आप 2.5 साल की बात करते हैं, नहीं तो आप ऐसी भी बात कर सकते थे कि जिसकी मेजॉरिटी रहेगी उनका सीएम रहेगा, फिर किसको नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब इलेक्शन होगा तब तय होगा। मुझे आज इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता की दिशा भूल मत कीजिए, शिवसेना को भड़काइए मत। शिवसेना एक ऐसी ताकत है जिसको बाला साहब ने तैयार किया था 90% सोशल वर्क और 10% पॉलिटिक्स के लिए। आज सोशल वर्क के लिए आप अगर उनको भेज देते जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें, और उनको बोल देते कि वहाँ पे पंचनामा करने में उनकी मदद कीजिए, तो एक बड़ा काम हो जाता महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। तो ये नहीं चल रहा है। आगे चल के महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है या सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, इसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो राज है जिसलिए लोग आपको वोट देते हैं वो जनता के लिए काम करने के लिए वोट देते हैं। और अगर ऐसा समझे कि आपके डायलॉग चल रहा था, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ डायलॉग चल रहा था, तो आपको उनसे मांगना था मुंबई के लिए। वो आपका जो मुंबई का मराठी मानुस है, जिसको हम लोग बनाते हैं मराठी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी एक अस्मिता है मुंबई, जिसके लिए 108 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो मोदी साहब भी इसको जानते हैं। तो आप उनके साथ अच्छी तरह से बात करते तो आज मुंबई में संघर्ष नहीं होता। महाराष्ट्र में जो भगवा दौड़ आज भी महापालिका पे है, वो एक मराठी आदमी जो यहाँ का सन ऑफ द साइल है, उसकी वो अस्मिता है। तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। आप तो राज करने की बात बोल रहे हैं। आप क्यों बोल गए कि मराठी जो स्पीकिंग लोग हैं उनकी एक अस्मिता है मुंबई, तो उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं हुआ? ये भी लोगों को बोलना चाहिए, ना कि लोगों को भड़काना चाहिए कि मराठी आदमी के हाथ से मुंबई निकाली जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना है कि अभी ये पॉलिटिक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। और आप अगर कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का फैसला होगा, उसका इंतज़ार कीजिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आने दीजिए। तब तक सब मिलके महाराष्ट्र के हित के लिए काम करें। इतना ही मेरा कहना है। कल मैं आपको अभी मराठी जो पत्रकार है हमारा पहले ही तय होता एक एक ते बोला निवडणूक आयोगाकडे या ठिकाणी तुम्ही तक्रार केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाला देखील कोर्टामध्ये चॅलेंज दिलं जाणार आहे, सुप्रीम कोर्टामध्ये। याकडे कसं पाहिलं जाऊ शकतं? शिवसेना हे बघा, आमचं ज्याला आम्हाला 11 तारीख दिली होती त्याच्यापूर्वी ते 3 वेळा कोर्टात गेले। काय झालं? काहीतरी घडलं का त्याच्यावर? त्यांना सांगण्यात आलं की राज्य असलं की राज्यामध्ये सभापती असायला लागतो, राज्याला मुख्यमंत्री असायला लागतो, राज्याला उपमुख्यमंत्री असायला लागतं। ही प्रोसेस आहे। ती प्रोसेस केवळ तुम्हाला वाटली म्हणून थांबवता येणार नाही। ही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी स्पष्ट झाली की शेवटी मेजॉरिटीला लोकशाहीमध्ये खूप महत्त्व असतं आणि त्याच्यामुळे इलेक्टेड गव्हर्नमेंट असण्याला फार महत्त्व असतं। आणि ज्या महत्त्वाच्या बाबी होत असतील तर त्याच्यामध्ये इंटरफेअर केलं गेलं नाही, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे। आणि त्याच्यामुळे जी मूळचीच हे होती त्याच्यामध्ये ते 3 की 4 वेळा, मला तर नेमकं आठवत नाही, पण किमान 3 वेळा ते कोर्टासमोर गेलेले होते, सुप्रीम कोर्टासमोर। आणि 3ही वेळेला त्यांची जे अर्ज आहेत त्याचा विचार केला गेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। त्याच्यामुळे त्यांना कोणीतरी शिकवतंय, त्यांना कोणीतरी भडकवतंय आणि हे भडकवणारे त्यांच्या आजूबाजूची लोक आहेत असं मला स्वतःला वाटतं। आणि त्याच्यामुळे जर मनापासून विचार केला आणि ह्या आजूबाजूच्या लोकांना बाहेर बाजूला केलं तर निश्चितपणे मला अनेक शिवसैनिकांचे फोन येतात, महाराष्ट्रभरून फोन येतात। त्यांना अतिशय आनंद होतो की आम्हाला असे मुख्यमंत्री भेटले की कुठलाही सर्वसामान्य मनुष्य जाऊन त्यांना भेटू शकतो। परंतु आमच्या उद्धव साहेबांना तुम्ही बरोबर घ्या,
आता शेवटी बरोबर घ्या, आम्ही कुठे नाही म्हणून सांगितलेलं आहे. शेवटी हा निर्णय त्यांनी घेतला पाहिजे आणि त्यांनी आपले आशीर्वाद दिलेले पाहिजेत आणि आम्ही त्यांच्याबद्दल आदर ठेवतो, पुढे सुद्धा आदर राहील, एवढं मी आपल्याला सांगतो. तुम्ही वारंवार सांगताय की आजूबाजूचे लोक भडकवतात, हे नेमके कोण आहेत? कोण आहे ते तुम्हाला दिसतंच ना. प्रश्न कसे विचारतात, रोज येऊन काय बोलतात, तुम्ही सगळं बोललेलं आहे. मी जशी त्यांना उत्तरं दिली, दुसरा एखादा असतं तर त्यांनी काय उत्तर दिले असते सांगा. आता आमदार हा शेवटी लाखो लोकांचा प्रतिनिधी असतो, त्याची गाढवावरून धिंड काढण्याच्या गोष्टी तुम्ही करता. कुठल्या भाषेमधलं हे आहे? उद्या एखादा मनुष्य भडक भाषेत लावतो, त्याला थेट उत्तर देऊ शकतो ना, अर्थ निघतो. त्याच्यानंतर झालेलं फडणवीस साहेबांचं भाषण आहे का, त्याच्यामध्ये यांनी याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे की तुम्हाला कदाचित आपल्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून वाईट वाटलं असेल, परंतु वाईट वाटून न घेता आनंद असा आहे की BJPला सुद्धा अपोजिशन पार्टी म्हणून बसायला लागलं महाराष्ट्रामध्ये. आज ते सुद्धा सत्तेवर येत आहेत. हा एक त्यांच्या दृष्टीने आनंदाचाच प्रसंग आहे. असं काही नाही की त्याच्यामध्ये थोडंसं कुठेतरी राहिलं असेल. तर प्रत्येक ठिकाणी निर्णय घेताना एखादं कुठेतरी आपल्याला सहन करायलाच लागतं युतीमध्ये. आणि कालसुद्धा फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की प्रत्येकाला मंत्री होता येणार नाही, किती जरी एलिजिबल लोक असले तरी, कारण मंत्र्यांची संख्या लिमिटेड असते, ती तुमच्या एकंदर संख्येच्या 15% वर जाऊ शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे याच्यातून वेगळा अर्थ कृपया काढू नका. आणि मी स्वतः अत्यंत जवळचा आहे चंद्रकांत दादा कोल्हापूरचे आहेत. तिथून फक्त 80-90 किलोमीटरवर माझा मतदारसंघ सुरू होतो आणि माझे एवढे चांगले संबंध आहेत. ज्या वेळेला ही आघाडी म्हणजे आमची युती झाली, आम्ही मुंबईमध्ये आलो, त्याच्यानंतर आमची पाठ थोपटण्यामध्ये सगळ्यात आघाडीवर चंद्रकांत दादा होते. सगळेच भाजपचे नेते होते. त्यांना अतिशय आनंद झाला की चांगल्या तऱ्हेने हे झालं आणि लोकांची मनं न दुखवता हे झालं. हे एक महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्याबद्दल मला माहिती आहे. आणि मी ज्यावेळेला ही बुक आणि आमचेसुद्धा 50 आमदार होते, तर सगळ्यांना एवढा आनंद झाला. आणि ह्या लोकांनी खूप काळ एकत्र काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये जे कोऑर्डिनेशन आहे ना, तुम्हाला राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसबरोबर हे दिसणारच नाही, कारण ते कायम राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी झगडत आले. आमचे खालचे कार्यकर्ते कायम BJP बरोबर एकत्र काम करत आले आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी झगडत आले. त्याच्यामुळे हे कोऑर्डिनेशन तर महाराष्ट्रामध्ये आहेच. आणि शिंदेसाहेब असे आहेत की ते फक्त शिवसेनेचे म्हणून काम करणार नाही, तर ते युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करणार. आणि बरोबर फडणवीस साहेब आहेतच ना. सर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. जर न्यायालयीन प्रक्रिया जर ही पूर्ण झाली नाही आता सुप्रीम कोर्टातली, तर निवडणुका लागल्यानंतर शिंदेगड नेमकं कोणाला आणि कशा पद्धतीने AB फॉर्म वाटणार, नेमके उमेदवार कसे उभे करणार? हे बघा, ज्यावेळेला इलेक्शन्स येतात त्यावेळेला इलेक्शन कमिशनसुद्धा याचा विचार करतं, 3-3 चिन्ह सुचवतं दोन्हीकडच्या लोकांना. आणि पूर्वीसुद्धा ही प्रोसेस घडलेली आहे आणि त्याच्यामधलं एक चिन्ह आपल्याला घ्यायला लागतं, आपल्याला AB फॉर्म देण्याचे अधिकार असतात. हे सगळं आपोआप घडतं, कारण ज्यावेळेला स्प्लिट होते पार्टीमध्ये, पूर्वी बिहारमध्ये अशी फूट झालेली आहे पासवान आणि त्यांच्या काकांच्यामध्ये. तर हे नॅचरल प्रोसेस आहे आणि ही सेट असलेली प्रोसेस आहे की काय घडतं अशा केसमध्ये. आणि ते काय घडावं असं आम्ही काय म्हणत नाही आजच्या स्टेजला, परंतु जे काय आम्हाला इलेक्शन कमिशन देईल ते घेऊन आम्ही युती म्हणून लोकांच्या समोर जाऊ. पुढचा प्रश्न असा आहे की सामनाच्या माध्यमातून एक टीजर लॉन्च केलंय शिवसेनेकडनं. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत होणार आहे उद्या आणि परवा, तर ते आपण बघणार आहात? हे बघा, मुलाखत बघेन, परंतु त्या मुलाखतीवर तुम्ही मला प्रश्न विचारला तर मी उत्तर देणार नाही, कारण उद्धव साहेबांच्याबद्दल काहीही बोलायचं नाही असं आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्यांचा योग्य तो मान आम्ही ठेवणार. पण जे मुद्दे असतील त्या मुद्द्यांचं मात्र उत्तर मी जरूर देईन. मुद्दे फोडणार तुम्ही? मुद्दे म्हणजे तसे मुद्दे नसतात, मुद्दे प्रिन्सिपली असतात. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री बनायचं आश्वासन दिलं होतं की नाही, मुद्दा झाला, होय नाही म्हटलं पाहिजे. तसं आमच्या बाबतीत काय विचारला प्रश्न की असं झालं होतं का, तर ते खरं आहे की कुठं आम्ही उत्तर देऊ. सर, शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून 23 दिवस झाले. या 23 दिवसांमध्ये 87 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आरोप केला आहे की कोणतीही मदत झालेली नाही आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात आलेल्या नाही. थांबवत आलेले नाहीत म्हणजे तुम्ही आधी राजकारण बंद करा. मी त्याच्यासाठी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. अहो, राजकारण बंद करा, आम्हाला सवड द्या शेतकऱ्यांची अश्रू पुसायची. राजकारणासाठी राज्य नसतं, राज्य जनतेसाठी असतं, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. एवढाच माझ्या प्रेस कॉन्फरन्सचा उद्देश आहे. बाकी तुम्ही विचारलं, मी सांगितलं, त्यातलं राजकारणाचा भाग सोडून द्या. पण हे आवाहन मी मनापासून करतोय की आता लोकांसाठी काम करू द्या. हे राजकारण बस झालं. आणि तुमच्या ह्याच्यामध्ये राजकारण काय आहे, याच्यामध्ये लोकांना, सर्वसामान्य लोकांना काही इंटरेस्ट नसतो. त्यांना आपल्यासाठी सरकार काय करतं याच्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. सत्ता करण्यासाठी नाही, शेवटी सत्ता
ही लोकांच्या हितासाठी असते याच्यामध्ये आमचा विश्वास आहे आणि म्हणून आम्ही अनेक निर्णय ह्या पिरियडमध्ये घेतलेले आहेत जे जनहिताचे आहेत. Sir, coming back to the trailer, the teaser that is out, Mr. Thackeray has used strong words, like those who have left us unarmed, those who they have betrayed us, and also taken a pot shot at Mr. Eknath Shinde and the faction that stepped out. How would you react? You have said that you will refrain from making any statement, but while ahead, it's coming from Uddhav Thackeray. That's what the teaser is giving out at this point. One thing I'd like to tell you very frankly, what you can say a betrayal is something when dialogue don't take place. If a dialogue takes place and then called betrayal, because you may occupy certain place, top place, but in that case you will have to control the people with whom you are working. So that was not done, and that's why this has taken place. शिंदे साहब जिस तरीके से उद्धव ठाकरेंनी भाषणामध्ये म्हटलं की हिंमत असेल तर स्वतःच्या आई वडिलांचा फोटो वापरून राजकारण करावं, प्रचार करावा किंवा मतं मागावेत. माझ्या वडिलांचा फोटो वापरू नये किंवा नाव घेऊन. एक गोष्ट अशी आहे की बाळासाहेबांचा फोटो हा प्रत्येकाच्या घरामध्ये दिसतो. त्यांनी कोणाची परवानगी घेतली आहे का? ते राष्ट्राचे नेते आहेत, राज्याचे नेते आहेत, त्यांचं स्थान प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहेत. ज्यावेळेला मनुष्य मोठा होतो तो आपल्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये मला सगळे भाऊ म्हणतात, म्हणजे भाई म्हणतात. ते का म्हणतात? म्हणजे कुटुंबातला एक सदस्य आहे म्हणून मला म्हणतात. उद्या जर माझ्या मुलीने विचारलं की तुम्ही माझ्या वडिलांना भाई का म्हणता, असा विचारायचा तिला अधिकार नाही. ज्यावेळेला मी राजकारणामध्ये गेलो त्यावेळेला मी सगळ्यांचं झालो. ही भावना प्रत्येकाने लक्षात घेतली पाहिजे. आणि मी छोटासा कार्यकर्ता असताना माझ्या संदर्भात ही भावना असू शकते, तर त्याच्यापेक्षा प्रचंड भावना अशी बाळासाहेबांच्या बद्दल असणार की बाळासाहेब हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आहेत, महाराष्ट्राची ती अस्मिता आहे. त्याच्यामुळे त्यांचा फोटो हा त्यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता असूच शकत नाही. हा माझा व्यक्तिगत असं हे आहे, व्यू आहे. जिस तरीके से ट्रेलर लॉन्च हुआ कल उनके इंटरव्यू का, उसमें उद्धव साहब ने कहा कि आप लोग कितना भी कुछ कर ले लेकिन आपके माथे पर वो गद्दार का एक ठप्पा लगा हुआ है और उसके साथ आप जी रहे हैं. देखिए उनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए. अगर यही बात उनके कोई और लोग बोलते या तो संजय राउत बोलते तो मैं उनको ऐसे जवाब देता कि 2.5 साल पहले ये तो आपके माथे पे लिखा ही हुआ है, क्योंकि आपने ये महाराष्ट्र की जनता के साथ किया, जिन्होंने वोट किया था युति के लिए. तो आपको सिर्फ वोट नहीं दिए हैं, बीजेपी और शिवसेना मिलके ये वोट मिले हैं. तो उनको पूछने के बगैर आपने तो आघाड़ी बना दी. तो उनके बारे में भी लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे, लेकिन वो बोलते नहीं, क्योंकि ये डिसेंसी है, महाराष्ट्र की ये कल्चर है कि लोग ये ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करते महाराष्ट्र में. ये तो सिर्फ कोई लोग करते हैं और इस शब्द को अच्छा नहीं बोला जाता. अगर टीजर में हमने ये भी देखा है कि उद्धव ठाकरे ये भी बताते हुए दिख रहे हैं कि वो जिस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, उनका ऑपरेशन हुआ, उस वक्त ये सब प्लानिंग की गई. क्या आपको लगता है कि पूरा मामला इमोशनल किया जा रहा है, सेंटिमेंट्स जगाने की कोशिश शिवसैनिकों में की जा रही है? बिल्कुल. और यही एक अभी हथियार बाकी बचा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तब इसमें से कुछ भी नहीं हुआ था. जो भी हुआ उसके बाद हुआ जब राज्यसभा की इलेक्शन लगी, और इलेक्शन के समय ये बात तो उठाई गई हर किसी से कि हमें नहीं रहना है एनसीपी और कांग्रेस के साथ. राज्यसभा में के इलेक्शन के बाद जो संजय राउत है उन्होंने तो खुला ये दिया था कि जो 3 वोटर हमको दिए गए थे एनसीपी की तरफ से, उन्होंने वोटिंग नहीं किया शिवसेना के कैंडिडेट को. उसने ओपनली बोला था उन्होंने. फिर ये ओपनली बोलने के बावजूद भी एक्शन नहीं ली गई. उसके बाद तो विधानसभा की इलेक्शन हुई, एमएलसी की इलेक्शन हुई, उसमें भी शिंदे साहब को वो जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई? आज तक जब कोई भी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती तो उनको ही सौंपी जाती थी. तो ये जो कॉन्फिडेंस आ गया था आजू बाजू के लोगों को, वही शिवसेना को, ओरिजिनल हमारी पार्टी है, वही हम लोग, एक ही हम लोग भी शिवसेना है. तो यही कारण है कि जिसके लिए ये सब एपिसोड हो गया. शिवसेना किसकी है इस बात को लेकर? शिवसेना किसकी है इस बात को लेकर भी वहां पर टीजर में संजय राउत ने सवाल किया और कहा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मामला इलेक्शन कमीशन की दहलीज तक पहुंच गया है
और धनुष बाण किसका है इसको लेकर क्लेम किया जा रहा है, शिवसेना की संपत्ति किसकी है इसको लेकर क्लेम किया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही हैं कैसे देख रहे हैं, और आप लोगों ने जो क्लेम किया है उसको चैलेंज दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? हमने कोई भी संपत्ति पे कोई भी क्लेम नहीं किया है। बाला साहब के जो विचार है वही हमारी संपत्ति है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो इलेक्शन का चिन्ह है वो तो सबका है, हमें भी वो मिलना चाहिए। हमने क्या गलत किया है? आप लोग हमें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें डिस्क्वालीफाई नहीं होना था तो हम अलग पार्टी में शामिल हो जाते। हम शिवसैनिक है तो हम क्यों अलग पार्टी में जाए? शिवसेना हमारी है, फिर हम अलग पार्टी में क्यों जाए? आप चाहते होंगे लेकिन हम नहीं चाहते, हम हमारे पार्टी के साथ रहना चाहते। इसीलिए तो लार्जर बेंच का गठन हो गया ना, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए कि शिवसेना में ही उनका मेजॉरिटी है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे पार्लियामेंट के सदस्य भी हमारे साथ है, तो इसके वजह से हमारा क्लेम भी जेन्युइन है और वो क्लेम हमने किया है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप लोगों में अगर काबिलियत है तो आप अपना कुछ बनाइए, मेरे पिताजी का नाम इस्तेमाल ना कीजिए। देखिए, मैंने इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो पूरे समाज का हो जाता है, पूरे महाराष्ट्र का हो जाता है। और उनकी जो सोच थी वो तो पूरे इंडिया के लिए थी, तो फिर उनके फैमिली मेंबर्स नहीं क्लेम कर सकते। महात्मा गांधी जी के फैमिली मेंबर ने कभी ये क्लेम किया है क्या कि आप महात्मा गांधी जी के फ़ोटो क्यों लगा रहे हैं? वो हमारे परपिता थे, ये थे, मतलब ग्रैंडफादर थे। ऐसे उनके पोते ने कभी क्लेम नहीं किया। फिर ये सोच ये भारत की सोच है। जवाहरलाल नेहरू जी की फ़ोटो हर घर में लगती है, फिर उनके फैमिली मेंबर्स ने तो ऐसा तय नहीं किया या ऐसा क्लेम नहीं किया आप हमारे पिताजी की फ़ोटो क्यों लगा रहे हैं। तो सबके हो जाते हैं, जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो सबके हो जाते हैं। आपको इसके बारे में पॉलिटिक्स में आने से पहले सोचना चाहिए। एक बार आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो आप जनता के बन जाते हैं। आपका ये कहना है कि एक परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है? परिवार की प्रॉपर्टी केवल बाला साहब का नहीं, कोई भी जो नेता रहता है वो किसी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता रहते हैं। तो हर हिंदुस्तानी का उस पर अधिकार हो जाता है। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं अविश्वास दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं उद्धव ठाकरे और उनके लोग। नहीं, ये तो क्या है, उनके जो एडवाइज़र है मुझे मालूम नहीं किस तरह का एडवाइस देते हैं। हमें 11 तारीख दी गई थी हमारा जो एप्लीकेशन था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो हमें नोटिस दिया गया था डेप्यूटी स्पीकर के यहाँ से, वो नोटिस गलत था क्योंकि वो 24 आवर्स का नोटिस था। उसको स्टे किया गया। उसको स्टे करने के बाद उस तारीख तक ये 3 बार कोर्ट में गए, हर बार उनकी अर्जी रिजेक्ट हो गई। तो इनको ये है, मतलब उससे अभी आदी हो गए, बार बार जाएंगे, बार बार इनकी अर्जी ठुकराई जाएगी क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है। जब डेट लगती है, जब अथॉरिटीज़ रहते हैं, जैसे समझिए विधानसभा है तो विधानसभा के जो चेयरमैन रहेंगे वो जब तक डिसीजन नहीं ले देंगे उस डिसीजन के खिलाफ आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो डिसीजन नहीं देते उनकी अथॉरिटी रहती है। इलेक्शन कमीशन जब तक अपना डिसीजन नहीं देती, वो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। वो अधिकार उनको घटना ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। वो कभी भी किसी कोर्ट ने नहीं ऐसे बोला है कि आपका ये अधिकार छीना जा रहा है। तो ये जो सब कर रहे हैं वो प्री मैच्योर्ड है। वो डर गए हैं कि जैसे ये सब लोग निकल गए वैसे हमारे सब साथी जो बचे हैं वो भी निकल न जाए, इसलिए उनको वो इमोशनली अपने साथ जुड़ के रखने चाहते हैं। इसीलिए ये सब हो रहा है, ऐसे मैं सोचता हूँ। शिवसेना को लेकर जिस तरीके से अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, महानगर पालिका के चुनाव भी होंगे, आपने कहा कि सिंबल दिया जाता है अलग अलग, तो आगे क्या मतलब आप किस सिंबल पे जाएंगे, क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा और क्या आप गठबंधन में जाएंगे? चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन में हमारा चिन्ह तो धनुष बाण ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो भी चिन्ह देता है, अगर समझिए उन्होंने वो फ्रिज किया और दूसरा चिन्ह दिया, तो जो भी चिन्ह है वो लेके हम लोग युति में जाएंगे। ये तो शिंदे साहब ने बोला है कि जो अभी गठबंधन बन गया है वो गठबंधन परमानेंट है और हम उस गठबंधन से ही जाएंगे आगे के सब चुनाव में उस गठबंधन के साथ। सरकार साहब, एक सवाल ये है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन गए कि शिवसेना आपकी है और आपके पास लेजिस्लेटिव पार्टी है, तो उस समय से लेकर जो भी शिवसेना की ऑफिसेस हैं, दफ्तर हैं, चाहे वो विधानसभा में हों, बाहर हों, जो लीज पे मिले हों, कम दाम में जो सरकार देती है, इस तरीके के जो दफ्तर है, अगर शिवसेना आपकी होती है
और ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, तो इसको लेकर के कैसे पॉलिसी होगी आप लोगों की और कैसे? नहीं, देखिए, हमने कुछ भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाला साहब के विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है, उस विचारों को लेके हम लोग चलेंगे। और कोई कुछ भी बोले, बाला साहब पूरे महाराष्ट्र के हैं और हम सबके हैं और हम सबके रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।